Okay, so good afternoon all. My name is Lovely Ratela. I'm from BSc Nursing second year. Today my topic of presentation is lesson planning. Basically सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि lesson planning होता क्या है. Lesson planning मतलब preparing and planning for the person the teacher has to teach in the class. मतलब जैसे एक टीचर है, उसकी क्लास है 45 मिनट की, हाफ एन आवर की, तो उस दौरान टीचर क्या पढ़ाएगा, कितना कंटेंट पढ़ाएगा, तो ये सब चीज की प्लानिंग जो है वो टीचर पहले से करके रखते हैं. तो दिस इज नोन एज लेसन प्लानिंग. अब लेसन प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. व्हाट प्लान कंटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम टीचिंग, मतलब मुझे क्या पढ़ाना है. हाउ विल आई टीच, मतलब अपने कंटेंट को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी. whom आई विल टीच, मतलब कौन से सेक्शन कौन से क्लास को मुझे पढ़ाना है. हाउ विल आई चेक द स्टूडेंट, मतलब जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ, जिस मेथड से मैं पढ़ा रही हूँ, वो बच्चों को अंडरस्टूड है या नहीं है, उसको मैं कैसे चेक करूंगी. तो दैट इज हाउ विल आई चेक द स्टूडेंट. तो ये चार ऐसे पॉइंट है जो कि लेसन प्लानिंग करते वक्त या क्लास में टीचिंग देते वक्त मुझे अपने माइंड में रखने हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड टू कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज प्री प्रिपेयर्ड प्लान. मतलब टीचिंग करने से पहले जो भी कंटेंट है उसको टीचर पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं कि मतलब मेरे को क्लास में आज मतलब जैसे डायबिटिक मेलाइटिस पढ़ाना है, तो उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, कौन कौन से पॉइंट पढ़ाऊंगी. दैट इज प्री प्रिपेयर्ड प्लान. सेकेंड इज हेल्प टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए मेरी हेल्प लेसन प्लानिंग करता है. देन उसके बाद क्रिएट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. तो लेसन प्लानिंग जब हम करा रहे होते हैं, टीचिंग अगर मेरी इफेक्टिव वे में होगी, मतलब मैंने पहले से प्रिपेयर्ड करा होगा अपने टॉपिक को, तो वो एक लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी. कैरिंग टीचिंग इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, मतलब अगर मेरी प्लानिंग पहले से होगी कि मतलब मुझे क्या पढ़ाना है, तो मैं क्लास में कंफ्यूज नहीं होंगी कि मतलब मुझे अब कब चार्ट का यूज करना है, कब पीपीटीज का यूज करना है, कब वीडियोस का यूज करना है. तो दिस इज कैरिंग टीचिंग इन सिस्टमैटिक ऑर्डर. फिफ्थ पॉइंट इज मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव. तो लेसन प्लानिंग के द्वारा हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं. देन उसके बाद आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड वो कराना, मतलब जैसे मान लो मेरे को मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाना है, क्यूबॉइड. तो उस क्यूबॉइड को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी जो बच्चों को अच्छी तरह अंडरस्टूड हो जाए. मतलब क्यूबॉइड को समझाने के लिए मैं एक मैच स्टिक का या मतलब एक मैचिस के डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ. तो दैट इज एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. एंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन. पीपल पार्टिसिपेशन, अब मैं एक टीचिंग के दौरान टीचिंग करते वक्त बच्चों से क्वेश्चनिंग करूंगी अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा, बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा. अरेंज टीचिंग मटेरियल, एग्जांपल मॉडल या चार्ट. अगर मेरी प्लानिंग पहले से होगी तो मुझे मॉडल्स का इस्तेमाल, मुझे चार्ट्स का इस्तेमाल कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब मुझे पता होगा. और लेसन प्लानिंग के दौरान हम सेव टाइम एंड एनर्जी. इससे टाइम एंड एनर्जी भी सेव होगा, क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि लाइक मुझे अब इस टॉपिक के बाद क्या पढ़ाना है, अब मेरे को कहाँ पे किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, तो इससे टाइम एंड एनर्जी सेव होगा. एंड एक तरीके से अगर मेरी प्लानिंग पहले से होगी तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा टीचर के अंदर. मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव. देन उसके बाद आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस. टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट. तो लेसन प्लानिंग के से हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टीचर. तो बेसिकली ये जितने भी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है लेसन प्लानिंग के अंदर. सेव टाइम एंड ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन प्रॉपर ऑर्डर, और हेल्प्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ टीचर वर्क. मतलब जब जो टीचर होते हैं तो उनके ऊपर उनके हेड होते हैं, मतलब जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, फिर उनके ऊपर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल होता है एंड सो ऑन. तो जो टीचर का वर्क है वो भी जो है कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा चेक होता है. तो ये एक टीचर के रिकॉर्ड रखने के लिए भी हेल्पफुल होता है. एंड देन फिर दूसरा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड. वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि मतलब वो क्यूबॉइड वाला कि टीचिंग मेथड मैं कैसे
मतलब अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती हूँ। लाइक लेक्चर प्रैक्टिकली अगर कोई चीज शो करने वाली है तो मैं उसको प्रैक्टिकली कैसे दिखाऊंगी या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी ताकि बच्चों को जल्दी अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हो। और कंटिन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब अगर मेरी जो मुझे पढ़ाना है उसको पहले से ही अगर मैं प्रिपेयर करके रखूंगी तो एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मतलब अपनी क्लासेस के दौरान मैं कंफ्यूज नहीं होंगी कि लाइक मेरे को अब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। सिलेबस को प्रिस्क्राइब्ड टाइम में ये कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। और कोरिलेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक, अगर मैं अभी एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं या टॉपिक किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है। देन उसके बाद आता है स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। तो स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग आर गिवर्ड बाय हर्बर्ट। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को पहले प्रिपेयर करते हैं किसी नए टॉपिक पढ़ाने से पहले। मतलब उन टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है उस नॉलेज को गेन करने के लिए। मतलब नॉलेज इज टू बी लिंक विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज मतलब होनी चाहिए स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड। प्रिपरेशन का मतलब ही यही है कि एक्सप्लोरेशन करना पीपल्स का नॉलेज के साथ। देन उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। सेकंड स्टेप इज प्रेजेंटेशन। बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द एम एंड लेसन प्लान शुड बी क्लियरली स्टेटेड। मतलब अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका मुझे एम क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मतलब अगर मैं वो टॉपिक पढ़ रही हूँ बच्चों को भी और टीचर को भी मतलब एम क्लियर होना चाहिए कि अगर हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा आगे। प्रेजेंटेशन स्टेप में पीपल जो है वो न्यू आइडियाज एंड थॉट्स और ये सब जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड द टीचर शुड ट्राई टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम द लर्नर। मतलब अब किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी और क्वेश्चन पूछ के वक्त मतलब जैसे मान लो मैंने हेमरेज टॉपिक पढ़ाना है तो हेमरेज टॉपिक पढ़ाने से पहले वो उस टॉपिक के बारे में बच्चों को कितना पता है मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले उनसे क्वेश्चनाइज करूंगी। तो दैट इज मतलब मैं एक तरीके से उनको टॉपिक की तरफ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। देन उसके बाद आता है कंपैरिजन और एसोसिएशन। कंपैरिजन और एसोसिएशन जैसे कि हमने पिछले बार अभी पढ़ा था कि कंपैरिजन और एसोसिएशन हर एक सब्जेक्ट या टॉपिक सारे के सारे अलग नहीं होते, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे साइंस है तो साइंस के जैसे मैथ्स है, मैथ्स के फॉर्मूला हम साइंस में यूज करते हैं, तो दिस इज कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। देन उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन फॉर एग्जांपल जैसे साइंस में मतलब मेरे को आज एक टॉपिक पढ़ाना है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसको समझाने के लिए मैंने एक चौक को फेंका और फेंकने के बाद वो चौक जो है वो नीचे आके गिर गई, तो दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, पहले मैंने चौक को उछाला और वो नीचे आ गई ग्रेविटी के की वजह से वो नीचे आ गई। तो ये था कि मतलब मैंने पहले बस स्टूडेंट को एग्जांपल दे दिया, फिर मैं जनरलाइजेशन की तरफ मूव करती हूँ। मतलब एग्जांपल देने के बाद उस चीज को अप्लाई करना, दैट इज जनरलाइजेशन। देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब जैसे मतलब एमएसएन का एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या कोई डिजीज कंडीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, हॉस्पिटल्स में होगा, पेशेंट्स के ऊपर होगा, और मतलब उस डिजीज कंडीशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो चीज हो गई दैट इज इन एप्लीकेशन। देन उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मतलब होता है एक तरीके से फीडबैक लेना। जितना भी मैंने पढ़ाया है या जो भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया है उसका फीडबैक टीचर जो है लास्ट में लेते हैं कि मतलब बच्चों को ये अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन करके और क्वेश्चन बच्चों से आंसर्स पूछ के उस क्वेश्चन से। तो दैट इज रिकैप्चुलेशन, मतलब एक तरीके से रिवीजन करना, दैट इज रिकैप्चुलेशन। थैंक यू।
It's complete. Show me your slide first. Show me your first slide, lovely. Okay. So what is lesson planning? मैम lesson planning मतलब I'm not asking to you, lovely. No. I'm asking of the group only. Okay. Can anyone tell? What is lesson planning and what is the importance of lesson planning in teaching? No one. You're completing this topic. मैम मैंने भी आपको लेसन पढ़ाया है, प्लान ये सब- हाँ. मैम लेसन it helps to clarify ideas about teaching. Clarify ideas about teaching. Okay. मतलब मैम जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं. कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो. इसके अलावा Ma'am, it links new knowledge with previous knowledge acquired by a student. it links between new knowledge and previous knowledge. Lesson plan. मैम एक फ्रेमवर्क तैयार करता है ये. Exactly. Lesson plan is a framework, or we can say that it's an outline of important points which you are arranging in a order to present in front of the student by the teacher, right? So lesson plan क्या है exactly? Lesson plan एक framework है, एक outline है. It is very important for किस चीज के लिए important है ये? For example, मैंने आपको presentation दिया and before the presentation you have to submit the content to your teacher, right? When the teacher are giving correction, or then when they are tell you like, okay, you present this topic, then only you have to prepare the PPT. The first you have to prepare the lesson plan. So what is the importance of lesson plan? मैंने आपको टॉपिक दिया, आपने कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि मैम दिस इज माय कंटेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटेंट आई हैव टू टेक द क्लास टुमारो. ओके, राइट? सो बीइंग अ स्टूडेंट टीचर, आपने वो कंटेंट क्यों प्रिपेयर किया हुआ है? बीइंग अ टीचर हमें कंटेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? मैम ताकि जब टीचिंग करें तो वो एक सिस्टमेटिक वे में हो और ऑर्डरली हो, ताकि और क्या कहते हैं, हमारे मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमें ये चीजें पढ़ानी है, ताकि हम उनके सामने जाके इनसिक्योर ना हो जाएं और मतलब कंफ्यूज ना हो जाए. अगर हम कंफ्यूज होंगे तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं. ओके, इसके अलावा Priyanka Jha, what is the importance of lesson planning? Ma'am, it helps teachers overcome feeling of nervousness. मतलब वो present करे तो class के सामने.
जैसे उजाला ने कहा लेसन प्लान, ठीक है, प्लान मतलब हम एक प्लानिंग करते हैं, राइट? So before giving any classes, before taking any classes, okay, or before teach the students, you should take the mastery of that particular content. अब mastery आएगी तो क्या होगा? Confidence build up होगा, एक self reliance होगा teacher को कि which is of the great value for the successful teaching. Because if you teach someone, the self-confidence and the self-reliance is very important. So planning a lesson gives you confidence and the self-reliance. Understood? Before the teaching, you should know what to teach and how to teach. अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे और जाके आप सीधे टीचिंग दोगे तो क्या होगा? एक तो डिसअरेंजमेंट होगा, सिस्टमैटिक नहीं होगा, ऑर्डरली नहीं होगा, राइट? आपको एक ओके हाँ ये चीज़ भी थी तो आप लास्ट में बोलोगे एक्चुअली दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की, यानी कि लेसन देने से पहले उसकी प्लानिंग करना कि आपको उसमें कौन कौन सा कंटेंट इन्वॉल्व करना है, ठीक है? यू शुड क्लियर योर एम रिगार्डिंग द लेसन, okay, and on the basis of the aim you have to plan according to your aim. You have to plan your lesson. आप exactly क्या टीच करना चाहते हो, किस वे में टीचिंग देना चाहते हो, आप किसी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हो या प्रीवियस नॉलेज दे रहे हो, अंडरस्टूड? कोई ऐसा टॉपिक आप टीच कर रहे हो स्टूडेंट को जो स्टूडेंट ऑलरेडी लर्न कर चुका है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक टीच कर रहे हो जो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, न्यू है. So it depends upon the topic and your aim, and according to your aim you have to plan for lesson. ठीक है, आपको अपने लेसन को किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, आपको उसमें इंट्रोडक्शन डालना है, डेफिनेशन डालनी है, साइन एंड सिम्टम्स डालने हैं, आपको कॉजेस लेने हैं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी लेना है, नीडेड है तो आप लोगे, ठीक है, या फिर आपको उसमें कोई न्यू अपडेशन देनी है, कोई न्यू रिसर्चेस आई है जिसके रिगार्डिंग आपको अपडेशन देनी है उसमें. So you have to plan all these things. Unplanned के तरीके से आप किसी भी लेसन को टीच नहीं कर सकते एक प्रॉपर वे में. And before the presentation, you have to introduce, because जब हम टीचिंग करते हैं, जब आप कोई भी टॉपिक टीच कर रहे हो तो आप लेसन प्लान को देख कर टीचिंग नहीं करते. टीचिंग आप अपने वे में करते हो. प्लानिंग आपकी है कि आपने ये चीजें में इन्वॉल्व करी. लेसन प्लान आपको रीड आउट करने के लिए नहीं है कि आप जाओगे क्लास के आगे उसे रीड आउट करोगे. नो, यू शुड हैव मास्टरी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. लेसन प्लान एक आउटलाइन है आपका, एक फ्रेमवर्क है कि आपने ये चीजें इसमें इन्वॉल्व करी हैं और आप इस तरीके से अपना वर्क करोगे. अंडरस्टूड? यस मैम. जब भी हम कोई वर्क करते हैं, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी प्लान, दैट मीन्स we are actually organize all the things. हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि फर्स्ट दिस स्टेप इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट. So what are the steps involved in lesson plan? What are the steps involved in lesson plan? Ma'am, there are 6 steps involved in the lesson planning. First, Okay. preparation. Second, presentation. Third, comparison or association. Fourth, generalization. Fifth, application. And sixth, recapitulation. Oh, okay. So can you explain one by one these steps? Kanupriya, explain what is the preparation?
What do you understand by preparation for lesson plan? जो आपको understood हुआ है बच्चे वो बताओ, rather than when you read the sentence and then you have to explain. आपको क्या समझ में आता है? प्रिपरेशन का मतलब क्या है? कनुप्रिया, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है. पुष्पा. Yes, ma'am. Explain the preparation. मैम लेसन प्लानिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए कि हमारा क्या टॉपिक है उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कौन सा वे होगा और किस मेथड से प्रेजेंट करना है, और हमारा टॉपिक क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे कि हम स्टूडेंट के सामने या फिर जिसके सामने प्रेजेंट करना है कि हम कौन से वे में प्रेजेंट करेंगे कि मतलब उसको समझ में आए. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल. मैम फॉर एग्जांपल अगर क्लास में हमारा कोई टॉपिक है, अगर हमें प्रेजेंट करना है तो पहले हमें उसको प्रिपेयर करेंगे और क्लास में प्रेजेंट करने से पहले हम देखेंगे कि हाँ स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में क्या है. यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. Yes, हमारी ma'am. लास्ट क्लास हुई थी एजुकेशन की, उसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कराए गए थे, राइट? तो मैक्सिम्स Yes, ऑफ ma'am. टीचिंग मतलब द वे ऑफ टीचिंग, राइट? तो वो हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं कि अगर ऑलरेडी ऐसा कोई टॉपिक है जिससे आप फैमिलियर हो, तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट कि आपको उसके बारे में कितना पता है. First, we will understood. Being a teacher, evaluate the previous knowledge of the student regarding the particular topic, right? And on the basis of these things, then we have to prepare the lesson plan, providing a new knowledge. The student should receive the new knowledge, right? Next is presentation. Kajal, explain the presentation. What do you understand by presentation? Pragya Kumari. What do you understand by presentation? Priya. Pooja Karki. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What do you understand by presentation? मैम प्रेजेंटेशन मीन्स किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, लाइक हम किसके थ्रू वो प्रेजेंट करते हैं. लाइक जैसे किसी भी टॉपिक को हम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड उसकी क्लासिफिकेशन. Okay. Pooja Karki. Yes, ma'am. मैम बिफोर द प्रेजेंटेशन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उसका एम क्या है, उस सब्जेक्ट का एम क्या है, और जो लेसन प्लान है वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए. उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ऑडियंस है उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जब हम प्रेजेंट करेंगे तो ऑडियंस को न्यू आइडियाज मिलेंगे और उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे उनको नॉलेज मिलेगा.
तो वो प्रेजेंटेशन होता है। Okay. So that means in the presentation step, the student must get the new ideas, or being a teacher, you have to provide a new ideas of teaching so that the student should involve in your conversation. Like lecture कम discussion, हम लिखते हैं ना मेथड में lecture कम discussion, तो उसमें डिस्कशन भी है, सिर्फ लेक्चर नहीं कि टीचर ने आपको टीच किया एंड दैट्स इट। द गुड टीचिंग शुड बी इन्वॉल्व डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मीन्स डिस्कशन कब होता है? अगर हम किसी टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन कब करेंगे? When students actually listen the topic, when they really want to understand the topic, when they have any kind of doubt, when they have a previous knowledge regarding the topic, अगर वो उसमें फोकस कर रहे हैं तो डिस्कशन होता है। तो आपको प्रेजेंटेशन इस वे से करना है कि स्टूडेंट टीचिंग से क्या अट्रैक्ट हो और वो उसमें इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक अ इन अट्रैक्टिव वे, दैट द स्टूडेंट आपके टॉपिक में फोकस कर सके, वो डिस्कशन कर सके, पार्टिसिपेट कर सके आपके टॉपिक में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो उसका? स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व होते हैं, हमने कैसे प्रेजेंट करना है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व हो? प्रीति मौर्य। मैम क्वेश्चन करके। क्या करके? क्वेश्चनिंग करके। क्वेश्चनिंग करके, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, कंपैरिजन और एसोसिएशन। कनुप्रिया। सॉरी मैम। कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। थर्ड स्टेप कंपैरिजन और एसोसिएशन। हाँ मैम, कंपैरिजन और एसोसिएशन का मतलब है, जैसे मैंने कल बताया था कि जब हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ाते हैं तो हमें उससे रिलेवेंट चीज़ें बतानी पड़ती है स्टूडेंट्स को, ताकि वो कंपेयर कर सके और उसके साथ एसोसिएट कर सके, रिलेवेंट कर सके कि जो टॉपिक से पढ़ा, मतलब इररिलेवेंट चीज़ें अगर हम बताएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा, दे विल गेट कंफ्यूज। बट अगर हम उस चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी आप एग्जाम्पल्स देते हो, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं हमारे, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं चीजें, यानी कि डेली जो हम फेस करते हैं चीजें, अब उनसे कोरिलेट करोगे, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर फैक्ट, ठीक है, तो एग्जाम्पल और फैक्ट देके आप कंपैरिजन कर सकते हो। आप वो चीजें उन्हें बता सकते हो जो वो ऑलरेडी जानते हैं जिसके बारे में, ठीक है, सो दैट कि वो इजीली उसे कंपैरिजन कर सके या उसे लिंक अप कर सके। एसोसिएशन का मतलब क्या है? लिंक करना, कि ये इसकी वजह से है, ये फैक्ट इसकी वजह से होता है, या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, तो उसमें एसोसिएशन कर सके। कंपैरिजन करना, एसोसिएशन करना। कंपैरिजन मतलब जो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि ये चीज इससे डिफर है। एसोसिएशन करना यानी कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना, कि ये दो बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व टू ईच अदर और टू कंप्लीट द ईच अदर। और हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल है या फिर जो फैक्ट्स है वो अनदर फैक्ट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि इकोनॉमिकल लेवल जो है वो एजुकेशन को अफेक्ट करता है, यस और नो? करता है नहीं करता? करता है, दैट इज एसोसिएशन। Understood? So like that,
that kind of example and the facts you have to explain to the student should be understood. Simply अगर आप उन्हें lecture दोगे, they can't understand. उन्हें live examples दो. ठीक है. Now the generalization. So what do you understand by the generalization? नंदिनी चौरसिया. Nandini Chaurasia. Yes, ma'am. Yes. What do you understand by generalization? मैम मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, नेटवर्क इशू था। तो आपने एंड में पूछा क्यों नहीं लवली से जब प्रेजेंटेशन चल रही थी? यू हैव टू आस्क ना। मैम जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने ज्वाइन किया था। क्यों आपने इतना लेट ज्वाइन क्यों किया? मैंने तो क्वेश्चन अभी से स्टार्ट किए हैं। मैम इधर नेटवर्क नहीं था। और नेटवर्क अभी आ गया? यस मैम, अभी तो थोड़ी देर पहले जब आपने करने से क्वेश्चन किया Ujala, explain the generalization. Yes, ma'am. Ma'am, it is a step in which the knowledge which is presented by the teacher, which should be thoughtful, thought-provoking and innovative. ना मतलब इसका ये है कि इसमें जो भी टीचर मतलब नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होगा उसकी वजह से वो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट के मन में थॉट्स आए कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके में उनके मन में वो इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है। मैम यही मतलब है जनरलाइजेशन। Okay. Vanshika Pun, you explain what is generalization. Vanshika Pun, always आप आंसर नहीं करते, that means you are not in a class. Simply you are joining the class and go, right? No problem. I'll put absent daily. Ashish Bharti. Okay. Yes, Journalization. हाँ बोलो. What do you understand Yes, by ma'am. journalization? जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन का एक सिंपल सा एम है. The aim of a generalization is the student should achieve the lesson. Okay, and generally this step involving the reflective thinking. जो reflective thinking क्या है? For example, मेरा aim है to upgrade your knowledge through my lesson plan or through my teaching. Not lesson plan, through my teaching I have to update your knowledge. Because you are having a basic knowledge and I have to update your knowledge. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है प्रीवियसली, यानी अगर हम बिगनिंग की बात करते हैं, यानी स्टार्टिंग जो है आपका, स्टार्टिंग में जो आपकी नॉलेज थी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक, उसको रिफ्लेक्ट करना। किसके थ्रू रिफ्लेक्ट भी?
आपने जो प्रिपरेशन की है सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली, ठीक है, जिसने क्या दिया, एक जनरलाइजेशन फॉर्म दिया, एक फॉर्मुलेटिव रूलेटिव फॉर्म दिया उस पर्टिकुलर टॉपिक को। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजीज कंडीशन लर्न करी, ठीक है, डिजीज कंडीशन लर्न करने से पहले यानी कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता है कि ओके nowadays majority of the people are suffering from the cancer. कैंसर को जबकि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, फिर भी majority of people are suffering from the cancer. ठीक है, you know कि जो कैंसर्स है वो आपका हेरिडिटी फैक्टर्स भी है और आप डिपेंड करते हैं आपके लाइफ स्टाइल में, राइट, अंडरस्टूड। बट इसके अलावा भी बहुत से फैक्ट्स हैं। आपको पता है कि कैंसर क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स, ठीक है, लेकिन उनका एनलार्जमेंट कैसे होता है, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस, एक्चुअली वो कहाँ से जनरेटेड होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। डिफरेंट कैंसर्स के लिए डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स है, कुछ क्यूरेटिव है, कोई नॉन क्यूरेटिव है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने जर्नलाइज किया, किस फॉर्म में जर्नलाइज किया, सिस्टमैटिक करके उसको वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप उसे एक्सप्लेन किया, उसे जर्नलाइज करते गए, एक्सप्लोर करते गए, उसका जनरलाइजेशन करते गए। जैसे इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दिया, साइन एंड सिम्टम दिए, पैथोफिजियोलॉजी दिया, एटोलॉजी दिया, टाइप्स दिया, मैनेजमेंट दिया, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट आपने बताया, प्रिवेंटिव थिंग्स बताई, क्यूरेटिव थिंग्स बताई, ठीक है, रिलेटेड रिसर्चेस बताएं। देन यू अंडरस्टूड द टॉपिक। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी वो रिफ्लेक्ट हुई, आपकी थिंकिंग क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई आपके टीचिंग से, अंडरस्टूड। तो ये क्या आपका जर्नलाइजेशन है, किसी टॉपिक को क्या करना, जर्नलाइज करना डिफरेंट फॉर्म में। और जनरली जर्नलाइजेशन क्या होता है, जैसे हम स्टार्टिंग में यू डोंट नो अबाउट द कैंसर और यू नो अबाउट समथिंग अबाउट द कैंसर, बट एक्चुअली जो एक्चुअल थिंग्स है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, यू डोंट नो। So through your lesson planning, through your teaching, you have to update the knowledge, you have to provide the actual facts behind the cancer. तो आपको actual facts बताने के लिए उसको generalization करनी होती है। Understood? यानी जो problem है उसको short out करना, जो short out means you have to provide the answer of the problem, जो कि क्या थी starting में present थी। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट्स बिहाइंड द कैंसर, यू नो अबाउट द कैंसर बिकॉज आपने वो देखा और आपने वो सुना है, बट उसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। जब आपने टॉपिक लर्न किया तो लर्न करने के बाद आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आपको बताया गया कि कैंसर ये और मैनेजमेंट इस तरीके से होता है। देन यू विल अंडरस्टूड, दैट मीन जो आपकी प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है, देन आपको न्यू नॉलेज लीड हुई है। अंडरस्टूड? Understood? yes ma'am. Now the application. What is the application? आराधना। यस मैम। मैम एप्लीकेशन में ये होता है कि जैसे कि कोई भी टीचर, मान लीजिए कोई टीचर है, उसने सीपीआर पढ़ाया, उसके बाद फिर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन जाके लैब में कराया, तो फिर उसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड होगा टॉपिक। ओके, एनी एग्जांपल इसके अलावा?
इसके अलावा मैम प्रैक्टिकली मतलब जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादा अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड होती हैं। That means in this step, the student can use the acquired knowledge in familiar situation. मैंने आपको कहा कि माउथ वॉश इस तरीके से करना स्टेप में करना है, and you have to apply this knowledge in a same familiar situation like in a clinical site. जो actually आपको पेशेंट में वो चीज अप्लाई करनी थी। उससे क्या होता है, जो भी आपने न्यू नॉलेज गेन की है अपनी टीचिंग से, वो कहते हैं परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स हो जाती है। अंडरस्टूड? जो हम सुनते हैं, अगर वही चीज़ हम करते हैं, जो हमने लर्न किया है वही चीज़ हमने अप्लाई करी है, तो हमारा जो हम कॉन्शियसली उसको अपने माइंड में क्या बोलते हैं, फिक्स कर लेते हैं। बिकॉज जो हमने लर्न किया है वही हमने प्रैक्टिस की, दैट इज एप्लीकेशन। जैसे आपने मुझे बोला कि मैम हमने CPR का टीचिंग लिया और उसके बाद हमने उसे अप्लाई किया। जो आप जो करते हो, जो लर्न कर रहे हो, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको अपने क्लिनिकल साइड में अप्लाई किया, दैट इज एप्लीकेशन। यानी कि अपनी नॉलेज जो आपने गेन किया है उसे सेम फैमिली सिचुएशन में अपने से अप्लाई करके अपने माइंड में वो फिक्स कर दिया। कभी आप नोटिस करना, जो प्रोसीजर आपने फर्स्ट ईयर में लर्न किया था, अगर आज आप उसे क्लिनिकल में जाके करते हो तो यस यस और नो, जो आपने फर्स्ट ईयर यस मैम। प्रैक्टिस किए थे वो आज आपको याद है? कनुप्रिया? यस मैम। फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल क्या किया आपने? मैम वाइटल्स लेना। वाइटल्स लेना। तो क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हो वाइटल्स की? नो मैम। नहीं करते। जब सेकेंड ईयर में आफ्टर 1 ईयर आप क्लिनिकल में गए तो आपने जाके सीधे वाइटल साइन लिए या फिर उसकी प्रैक्टिस करी पहले? नो मैम, सीधा वाइटल्स लिए। लिए, राइट। तो दैट मीन क्या किया आपने, जो आपका एक्वायर्ड नॉलेज था उसको आपने एज एप्लीकेशन अपने माइंड में फिक्स कर लिया। अगर यही मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट ईयर में आपने बहुत से सब्जेक्ट पढ़े, जैसे कम्युनिटी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, क्या आपको वो सारी चीज़ें याद है? ये कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, जैसा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वैसे ही आपको एज इट इज याद है, आपको कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए आपको नीड होती है, यस मैम। तो वो क्या हमारा थ्योरी पार्ट है। और एप्लीकेशन का मतलब होता है जो हमने एक्वायर्ड किया है नॉलेज उनको हम सेम फैमिली सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, फैमिली सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है। नाउ द रिकैपिटुलाइजेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी रिकैपिटुलाइज द टॉपिक, जैसे कि हम कर रहे हैं लास्ट 20 मिनट्स से। व्हाट इज द नीड ऑफ रिकैपिटुलाइजेशन? मैम जिससे ये पता चले कि जो स्टूडेंट उनको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, इसके अलावा मैम ये लास्ट स्टेप होता है, इसमें जो टीचर होता है मतलब आखिरी में स्टूडेंट से अपने टॉपिक के बाद क्वेश्चंस पूछता है टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद फीडबैक लेते हैं। अगर उन्हें मतलब अच्छा फीडबैक मिलता है तो मतलब उन्हें ये अंदाजा लग जाता है कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आया है। बट अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है तो उन्हें रिपीट करने की या फिर अपने टॉपिक को दोबारा से या क्वेश्चन बच्चों से पूछने की दोबारा जरूरत पड़ती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी टीचिंग थी वो इफेक्टिव रही या नहीं। ओके, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने आपको कोई टॉपिक दिया एंड यू हैव टू टीच टुमारो, राइट?
when you present the topic, during your presentation, students are not involving with your topic. Students are not cooperating with you. Students don't understand the thing. At the end of the at the end, when you get the feedback from the student didn't reply the thing. तो आपने इससे क्या लर्न किया? Being a student teacher, आपने इससे क्या लर्न किया? When you present any topic. There are the two things. The first, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, या फिर स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड, स्टूडेंट का फोकस नहीं था. बट अगर स्टूडेंट का फोकस नहीं था तो फिर कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं किया. एक का नहीं था, टू का नहीं था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, they didn't give answer. That means your teaching method is not appropriate according to the student. हम recapitulation क्यों करते हैं? To know about the understanding of topic. If the student are provide a good feedback to the student, that means the way of teaching is good, and you can apply in the future also. Especially when you are learn the how to present the topic in your beginning of your teaching. Understood? Understood to all of you? Yes, ma'am. All of you means जैसे भी आप लोग 20 से भी less than हो आज, 20 not 20 actually, only 18 students are present. Even 16 students are present. Rest of the student I'll send the letter to your home. कि अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करके आप सेंड कर पाओगे. So understood the lesson planning? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, tomorrow then Ujala and Pooja